अभी यहाँ पर समझते हैं हम लोग एडमिटेंस रिले या फिर मोर रिले। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले होता है, जैसा यहाँ पर दिखाया था। मोर रिले का क्या होता है, वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। सो इट इज़ VRDR। तो वोल्टेज रिस्ट्रेंट होगा, मतलब यहाँ पे करंट का बात नहीं है, तो K1 इज़ 0 हो जाएगा। K2 नेगेटिव वोल्टेज डिस्टेंस था और डायरेक्शनल डिस्टेंस भी था, तो K3 के सामने माइनस आ जाएगा। तो -K2V² प्लस K3VI, और ये cos थीटा माइनस डेल्टा इज अप्रॉक्सीमेटली 1, और K4 को नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग। मोर रिले जो होता है वो लार्ज ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये क्योंकि एडमिटेंस या मोर रिले है, तो ये इम्पीडेंस रिले जो था जिसका सर्कल बन रहा था उसके टाइप का ही होगा। यहाँ पे इक्वेशन y = G+JB होगा, और ये क्या होगा कि अंदर में ये ब्लॉक करेगा और बाहर में ये ट्रिप करेगा। सो YF इज़ ग्रेटर दैन YL में ये ट्रिप कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इम्पीडेंस का ये था कि ZL इज़ ग्रेटर दैन ZF, तो इसका यहाँ पे वही ये क्या है y के टर्म्स में ये जो होता है ये G और B के प्लेन में होता है। G यहाँ पे x एक्सिस होगा, B यहाँ पे y एक्सिस होगा। लोकस ऑफ एडमिटेंस रिले पास थ्रू 0 0 इन RX प्लेन। ये तीनों रिले का यहाँ पर ये किया है, समराइज़ किया हुआ है फॉर्मूला। और ये इम्पीडेंस का K1 ये V वोल्टेज रिस्ट्रेंट OC था, VR OC VROC, इसका था DROC, एंड एडमिटेंस का था VR DR। इसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्ट। तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉल्ट का देखते हैं। फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ मिनिमम 3 रिले आर रिक्वायर्ड। कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए 3 रिले यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 OC + 1 अर्थ फॉल्ट रिले। LG फॉल्ट में क्या होता है कि 0 सीक्वेंस कंपोनेंट फ्लो करता है इन LG फॉल्ट। IF = 3 टाइम्स ऑफ IR0। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है 3 फेज। तो यहाँ पर क्या डिफरेंशियल या मर्ज प्राइस यूज़ होता है। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम इनरश करंट के लिए क्या होता है कि इनरश करंट मैक्सिमम परसेंट में इसमें सेकेंड हार्मोनिक करंट होता है 60%। सो इसके लिए हार्मोनिक रिस्ट्रेंट रिले यूज़ होता है। प्रोटेक्शन ऑफ ओवरफ्लक्स के लिए क्या होता है, ओवरफ्लक्स रिले यूज़ होता है। बुकॉल्स रिले 500 kVA तक यूज़ होता है। बुकॉल्स रिले में क्या होता है, मर्क्यूरी स्विच यूज़ होता है, और ये 500 kVA से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फीडर ट्रांसले रिले इज़ यूज्ड। उसके बाद फिर ये सोर्स साइड है, जनरेटर है। यहाँ पे जनरेटर में क्या होता है कि नॉन डायरेक्शनल OC रिले होता है, मतलब कि दोनों तरफ में अगर फॉल्ट हो गया कहीं पर भी, ये दोनों तरफ का ये चेक करता है। जनरेटर से यहाँ भी नहीं जाने देगा और यहाँ से यहाँ भी नहीं जाने देगा। मतलब कहीं पर भी फॉल्ट होगा, अगर यहाँ पर फॉल्ट हुआ तो वो सोर्स को लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पर इससे पहले हुआ तो वो जनरेटर को डिस्कनेक्ट कर देगा। और लोड साइड में क्या होता है कि डायरेक्शनल रिले यूज़ होता है, जो कि सिर्फ इस तरफ दिखता है। ऑन सोर्स साइड एंड नॉन डायरेक्शनल रिले इज यूज्ड। ये है नॉन डायरेक्शनल रिले, बट ऑन एंड साइड OC रिले इज यूज्ड, ओवर करंट रिले। ये डायरेक्शनल रिले क्या है, OC रिले है। उसके बाद ये अगर केस है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच रिले इज़ बैकअप फॉर रिले R4। R4 के लिए बैकअप कौन सा है। तो R4 के लिए बैकअप, अगर सपोज़ यहाँ पे फॉल्ट आ गया तो ये, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर है, तो R3 क्या है कि नॉन डायरेक्शनल होगा। देन R1 भी नॉन डायरेक्शनल होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भी ये जनरेटर है, तो R6 भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल होगा। फिर ये बस से यहाँ पर लिया होगा कहीं सप्लाई, तो डायरेक्शनल यहाँ पर कौन सा हो सकता है, R5 हो सकता है, देन R2 भी हो सकता है, एंड R4। उसके बाद फिर अगर यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है तो कौन सा पॉसिबल रिले रहेगा। तो रिले 1 रहेगा, रिले 2 रहेगा। रिले 1 तो क्या बोलते हैं, 1 नॉन डायरेक्शनल रहेगा, 8 भी नॉन डायरेक्शनल रहेगा क्योंकि ये जनरेटर के साइड में लगा हुआ है। 2 जो रहेगा वो डायरेक्शनल रहेगा। उसके बाद है पिकअप करंट। पिकअप करंट क्या होता है, मिनिमम करंट अबाउ विच द रिले प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल। टू ऑपरेट सम रिले फॉर डिफरेंट रेंज प्लग सेटिंग बोर्ड इज़ यूज्ड। तो प्लग सेटिंग बोर्ड भी यूज़ होता है। परसेंटेज सेटिंग प्लग सेटिंग से करते हैं, और उसके बाद फिर CT सेकेंडरी करंट में हो जाता है।
तो इसके लिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फॉल्ट करंट जो आने वाला है वहाँ पे, देन यहाँ जो CT रहता है वो, देन CT का रेशियो इनटू PK पिकअप करंट, मतलब पिकअप का जो ये रहता है IPK। उसके बाद फिर टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले भी हम लोग सेट करते हैं। टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग इनटू टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम IDMT ग्राफ और करस्पॉन्डिंग टेबल ऑफ द PSM। तो यहाँ पे अभी पिकअप करंट निकालना है फॉर रिले R1 एंड R2। तो ये R1 है, ये R2 है। तो पिकअप करंट मतलब कैसे, पिकअप क्या करता है कि मतलब वो करंट को या तो बढ़ाता है या कम करता है, जो कि जाके रिले को लगने वाला है। CT के बाद ही क्या होता है कि रिले रहता है, ठीक है। तो CT ये जैसे 1.25 है ये, और 400/5 है, 5 यहाँ पे सेकेंडरी है, ठीक है। तो 1.25 इंटू 5 6.25 होगा, 1.75 इंटू 5 8.75, ये इसका ये है। अभी यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है कि हमको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉल्ट करंट है वो है कितना, 4 किलो एम्पियर है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया है कि 4000 पहले लिखा है डिवाइडेड बाय 1.25 जो रिले का परसेंटेज था, इनटू जो फॉल्ट करंट ये मतलब CT का सेकेंडरी 5 इंटू 400/5, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 1.25 इंटू 5 इंटू ये, तो ऐसे करके 8 हमको PSM मिल गया इसका। फिर इसके लिए अगर हमको निकालना है तो फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 5 इंटू 400/5, ठीक है। तो ये 5.71 निकल जाएगा। अभी दिया है कि इफ़ द TMS ऑफ द रिले 1 इज़ 0.1 एंड द IDMT टेबल IDMT टेबल ये दिया हुआ है। फाइंड द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले R1। PSM यहाँ पे पहले जैसे मेथड से निकालेंगे, ये PSM निकल गया। फिर यहाँ पर क्या दिया था कि TMS जो था वो 0.1 है, और IDMT ग्राफ से तो PSM 8 जो निकला उसको हम लोग टेबल में कंपेयर करेंगे। उसके बाद फिर टाइम जो रहेगा वो कितना रहेगा, TMS टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। और उसके बाद फिर टाइम कैलकुलेटेड फ्रॉम द IDMT अकॉर्डिंग टू PSM। तो जो IDMT जो रहता है वो PSM और टाइम के बीच का ग्राफ रहता है। तो यहाँ पर 8 दिया था, 8 का कितना है 10 है, तो ये 1 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन में अगर इफ़ द TMS ऑफ द रिले 2 इज़ 0.2, तो ये क्या दिया हुआ है हमको, TMS दिया हुआ है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग 0.2 ये हो गया। उसके बाद फिर PSM हम निकालेंगे। फॉल्ट करंट जो कि था 4000 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 5 इंटू 400/5, ये निकल गया 5.17 या 5.17 दिया हुआ था। तो टाइम इन ये 6 इंटू 0.2 1.2। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है TMS ऑफ R1 इज़ 0.1, ये R1 था, इसका 0.1 है, एंड डिले टाइम इज़ IDMT ये IDMT का टेबल से दिया हुआ है। तो हमको इसका पहले PSM निकालना है। 6000 एम्पियर फॉल्ट करंट था, डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 5 इंटू 400/5 विच इज़ इक्वल टू 10। तो ये PSM 10 निकल गया। 10 के लिए यहाँ पे कितना 3 सेकंड है, 3 सेकंड इंटू 0.1 0.3। तो अभी टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैकअप रिले कितना होगा, तो ये जब बैकअप रिले दे दिया है तो यहाँ पर क्या होगा कि 0.3 प्लस 1 यहाँ पर डिले टाइम, यहाँ क्वेश्चन में दिया डिले टाइम इज़ 1 सेकेंड, तो डिले टाइम प्लस होगा 1.3 सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले द न्यूट्रल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, परसेंटेज सेटिंग ऑफ रिले इज़ 120%, CT रेशियो इज़ 400/5, फाइंड द परसेंटेज वाइंडिंग प्रोटेक्टेड इफ़ 3 फेज सप्लाई वोल्टेज इज़ 20 kV। यहाँ पे हम लोग यहाँ निकालेंगे आयन जो न्यूट्रल करंट होगा, परसेंटेज सेटिंग इनटू CT सेकेंडरी इनटू CT रेशियो 400/5 इंटू 120% दिया हुआ था परसेंटेज सेटिंग ऑफ रिले। CT रेशियो भी दिया हुआ था, एंड CT सेकेंडरी तो 5 एम्पियर है, तो इसको सॉल्व करने से IN इज़ इक्वल टू 480 निकलेगा। नाउ CT रेशियो क्या होगा, IN बाय IPK। सो हमको निकालना था परसेंटेज वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे IN 480 इंटू रेजिस्टेंस 10 ओम।
रेजिस्टेंस 10 ओम डिवाइडेड बाई वी कितना है यहाँ पे 20 किलो वोल्ट था, 20 इंटू 10 का वो डिवाइडेड बाई √3। ये क्या बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन में था ये VL था, VL इज इक्वल टू √3 VPH होता है, हमको पता है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल देंगे VPH। तो यहाँ पर ये लिया है फेज़ वोल्टेज VPH, क्वेश्चन में दिया था VL। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा ये परसेंटेज वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड 41.52। तो प्रोटेक्टेड इससे निकल जाएगा 100 में से जब माइनस करेंगे तो। उसके बाद फिर डायरेक्शनल रिले इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है प्राइम मूवर फेलियर। क्योंकि प्राइम मूवर फेलियर होगा तो वहाँ पे P नहीं आएगा। P वो क्या जनरेटर जो है वो P कहाँ से लेगा, वो लोड से P लेना शुरू कर देगा। तो डायरेक्शनल रिले उसके यूज़ होता है। उसके बाद फिर लाइन डायरेक्शन OC रिले इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। डायरेक्शनल रिले कहाँ पे यूज़ होता है, एट द लोड एंड ऑफ टाइम, लोड साइड में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द रिले डिपेंडेंट टाइम 4 टाइप का रिले होता है, इंस्टेंटेनियस, इन्वर्स टाइम लैग रिले, डिफिनाइट टाइम लैग रिले, IDMT। 3 जोन प्रोटेक्शन क्या है, SS1 ये क्या है 80%। उसके बाद फिर ये सबस्टेशन 2 यहाँ का 100% और ये 50%। उसके बाद फिर ये सबस्टेशन 2 और ये 3 तक का 100 और ये 20। तो ये जो 3 जोन प्रोटेक्शन होता है इसमें प्रोटेक्टिव रिले आर इंस्टॉल्ड एट सबस्टेशन टू मेजर द इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। द जोन आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द लाइन टू इंश्योर ट्रिपिंग। जोन 1 जो होता है वो 80% ऑफ लाइन 1 होता है, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन होता है। जोन 2 100% ऑफ लाइन 1 प्लस 50% ऑफ लाइन 2। जोन 3 100% ऑफ लाइन 1 प्लस 100% ऑफ लाइन 2 प्लस 20% ऑफ लाइन 3। इसको रिमोट बैकअप बोलते हैं। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिले देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिले, एक है अट्रैक्शन, दूसरा है इंडक्शन टाइप। तो अट्रैक्शन टाइप रिले इट वर्क्स, जो ये दोनों AC और DC में काम करता है। और जनरली दिस रिले इज़ नॉट यूज्ड इन AC ड्यू टू डबलिंग इफेक्ट प्रॉब्लम, क्योंकि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², ये डबलिंग इफेक्ट करता है। और AC में क्या होता है देखते हैं, I इज इक्वल टू IM sin ωt, इसका स्क्वायर कर देते हैं TD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM² sin² ωt, IM का होल स्क्वायर हो जाएगा। और sin² ωt हमको पता है कि 1 माइनस cos 2 θ/2। सो फ्रीक्वेंसीज 2 टाइम्स, दिस इज़ डबलिंग इफेक्ट। यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये डबलिंग इफेक्ट करेगा। उसके बाद फिर इंडक्शन टाइप रिले, ये ओनली AC के लिए यूज़ होता है। अट्रैक्शन वाला क्या बोलते हैं DC के लिए यूज़ हो जाता है, तो ये इंडक्शन AC के लिए। 5SH 5SC साइन ऑफ इन दोनों का बीच में, इसमें ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये है। उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर होता है, ये इसके करंट इंटरप्रेटिंग डिवाइस होता है जो फॉल्टी पार्ट को डिस्कनेक्ट करता है। इट कैन ऑपरेट एट नो लोड एज वेल एज ऑन लोड कंडीशन। तो रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज पहले देखते हैं। इट इज़ द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ द फॉल्ट। तो ये सबसे पहले आता है, ऐसे करके ये आता है। रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज पहले आ जाता है, फिर आता है रिकवरी वोल्टेज। रिकवरी वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज रहता है। तो रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज देखते हैं। VR इज इक्वल टू VM 1 माइनस cos ωt, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज अभी देखते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज होता है वो कहाँ पे होता है, ωt इज इक्वल टू पाई में होता है। तो ये जो ωt था यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पाई डाल देंगे 180। तो ये क्या होगा कि 1 माइनस 1 हो जाएगा। cos 180 क्या होता है, -1 हो जाता है cos 180। सो VR max विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VM। यहाँ पे जैसे cos का है तो cos 180 कितना है, यहाँ -1 हो गया, पाई में हमको दिख रहा है 180 है। उसके बाद है रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, मतलब जो रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज है वो कितना रेट में राइज कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे कि dVR/dt कर देंगे। तो 1 माइनस VM 1 माइनस cos ωt था, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे T से। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे VM ओमेगा sin ωt
एंड ओमेगा हमको तो पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। सो वो यहाँ पे लिख दिया है हमने। तो रेट ऑफ राइट और रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज इज मैक्सिमम एट, ये कब मैक्सिमम होता है, ओमेगा टी इक्वल टू π/2। तो ओमेगा टी इक्वल टू π/2 था क्योंकि साइन 91 हो जाता है। सो टी इज इक्वल टू π/2 ओमेगा हो जाएगा। देन टी इज इक्वल टू π/2√LC, क्योंकि ओमेगा हमको पता है 1/√LC होता है। सो RRR मैक्स क्या होगा, ओनली दिस मच पार्ट, क्योंकि साइन ओमेगा टी इसका मैक्सिमम तो 1 होता है 90 डिग्री पे। उसके बाद फिर एवरेज वैल्यू ऑफ RRR, तो ये तो मैक्सिमम था Vm/LC, Vm/√LC। हमको पता है कि जो फुल वेव होता है साइन वाला, इसमें एवरेज वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, V एवरेज होता है Vm 2Vm/π। तो ये Vm था, तो Vm हम लोग ऐसे रख देंगे Vm/LC इंटू 2/π, हम एक्स्ट्रा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऐसे हमको एवरेज निकल जाएगा। वही अगर हाफ वेव अगर रहता है तो इसका क्या होता है, V एवरेज इज इक्वल टू Vm/π रहता है। और ये फुल वेव था, इसीलिए इसमें क्या किया कि 2 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फिर रिकवरी वोल्टेज, द पावर फ्रीक्वेंसी RMS वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आफ्टर रिमूवल ऑफ डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस हटने के बाद जो ये वाला रिकवरी वोल्टेज होता है, मतलब ये इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है कि 50 हर्ट्ज रहता है, उसका क्या वैल्यू होगा, Vm/√2 रहेगा। तो ये तो ऐसे भी RMS है, तो इसीलिए इसका कोई अलग फार्मूला नहीं, Vm/√2 रहेगा बस। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया कि टाइम एट विच द रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज इज़ मैक्सिमम। तो टाइम कब है एट विच वी आर इज़ मैक्सिमम, तो T इज इक्वल टू π√LC, उससे ये निकल जाएगा। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ Vm हो जाता है, वो निकल गया। देन टाइम एट विच रिस्ट्रैकिंग इज़ मैक्सिमम, ये टाइम होगा सेकेंड वाला। थर्ड वाला है एवरेज वैल्यू ऑफ RRR, 2Vm/π√LC रहेगा फार्मूला, ये डालने के बाद ये हमको मिलेगा। देन फोर्थ में है पीक वैल्यू ऑफ RRR, Vm/π√LC, ये है 2000 ये। फिर फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन पता नहीं क्या है। उसके बाद फिर फॉल्ट करंट जो होता है उसका फार्मूला ये होता है x + y sin ओमेगा टी। इसमें DC कंपोनेंट AC कंपोनेंट दोनों होता है। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या है कि RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, मतलब कि y/√2। और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होता है कि RMS वैल्यू ऑफ बोथ AC एंड DC, x2 + y²/2 इसका होल रूट ओवर, ये क्या है, RMS करंट। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है कि करंट जो है वो इतना है 10 + 20√2। तो हमको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट निकालना है। तो सिमेट्रिकल अगर निकालना है तो ये किसके फॉर्मेट में पहले देखते हैं, x + y sin ओमेगा टी है। तो यहाँ पे अभी सिमेट्रिकल निकालना है। सिमेट्रिकल का क्या था, y/√2, तो 20/√2 हो गया, 20√2 सॉरी, ये y का वैल्यू क्योंकि 20√2 है। देन एसिमेट्रिकल निकालना है। एसिमेट्रिकल के लिए क्या है, x² यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस y² 20√2 का होल स्क्वायर /2, इसका होल स्क्वायर रूट करना है, तो हमको ये मिलेगा। फिर मेकिंग करंट जो रहता है वो 2.55 ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होता है। मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, 2.55 टाइम्स ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। इफ़ द करंट सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग 100 MVA इज कनेक्टेड इन अ 3-phase ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 10 kV, फाइंड मेकिंग करंट। तो मेकिंग करंट S = √3VI होता है, हमको पता है 3 फेज़ में। सो I = S/√3V। नाउ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट पहले निकालना है हमको। तो हमेशा क्या है कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ब्रेकिंग वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा मतलब कि उसको क्वेश्चन से निकालना है, और
मतलब वो 2.55 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको ये मेकिंग वाला मिलेगा। तो मेकिंग करंट जो है वो पहले देखते हैं। S/√3V है, √3V। एस क्या है, 100 × 10⁻6 डिवाइड बाई √3 × V, 10 × 10 का होल क्यूब। उसके बाद फिर 5.77, 5 आई का वैल्यू हमको मिल गया 5.77 किलो एम्पियर। देन फिर आई मेकिंग हमको निकालना है। मेकिंग करंट 2.55 इंटू उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इतना मिलेगा। नाउ मेकिंग कैपेसिटी कितना है, 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी हमको दिया हुआ था। सिमेट्रिकल ब्रेक रेटिंग का ही जो होता है वही उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। 2.55 इंटू 100 255 MPa। मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन है क्वेंचिंग और इंटरप्टिंग, हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग, ज़ीरो करंट इंटरप्शन। हाई रेजिस्टेंस स्विचिंग में क्या करते हैं कि DC सर्किट ऑफ एयर ब्रेक टाइप यूज करते हैं। उसके बाद फिर R=ρL/A। यहाँ पे क्या करेंगे कि लेंथनिंग ऑफ द आर्क होगा बाय रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट एरिया। ये कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग में बेसिकली R=ρL/A से काम होता है। फिर ज़ीरो करंट इंटरप्शन मेथड में यहाँ पर जब ये AC सप्लाई जब ज़ीरो से जाता है तब हम इसका ये करते हैं, इंटरप्ट एट फर्स्ट ज़ीरो करंट, फर्स्ट ज़ीरो पे हम इसको इंटरप्ट करते हैं। तो अगर 20 मिलीसेकंड है तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 100। ये 20 मिलीसेकंड का पूरा साइकिल हो गया। तो उसके बाद फिर करंट चॉपिंग फेनोमेनन होता है जो सर्किट का L और C पर डिपेंड करता है। तो ये पहले करंट चॉपिंग के लिए सर्किट ब्रेकर प्रीमेच्योरली फोर्सेस टू ज़ीरो बिफोर इट क्रॉसेस टू ज़ीरो। तो करंट चॉपिंग के लिए एक है V=I√2/L/C और दूसरा है रेजिस्टेंस स्विचिंग। टू मिटिगेट दिस हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस इज ऑफन कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर। इसको क्रिटिकल डैम्पिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। R=1/2√L/C ये रेजिस्टेंस स्विचिंग का है। तो ये जो था ये रेजिस्टेंस स्विचिंग का था। उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर अप टू 132 kV, एयर ब्लास्ट अप टू 220 kV, ये EHV में यूज़ होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्ट में। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अप टू 33 kV इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देन SF6 हेक्साफ्लोराइड इन हाई वोल्टेज अप टू 765 वोल्ट इधर तक यूज़ होता है।